मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इसमें मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है या कोई भी दो राय नहीं है कि आपकी जो पढ़ाई है वो बेहतरीन तरीके से नहीं चल रही है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं और बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं पढ़ाई में, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलें। क्लियर है? ठीक। और वैसे भी आपको मेहनत करते भी रहना चाहिए। एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आज नहीं तो कल तो एग्ज़ाम होना ही है। क्लियर है बात? ठीक। तो चलें फिर, कॉपी पेन लेके एकदम रेडी हो जाइए अपने नोट्स बनाने के लिए। जब भी आप पढ़िए आपके पास आपके कॉपी पेन होनी चाहिए, जिससे कि आप पढ़ते वक्त अपने नोट्स बना सकें। क्लियर है बात? ठीक। अच्छा, हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में पहले दिन हमने ट्रायंगल पढ़े, त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे। दूसरे दिन भी त्रिभुजों के प्रकार, यानी हमने 2 लेक्चर में त्रिभुजों के जितने भी प्रकार हैं उनको क्या कर दिया? फिनिश कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। त्रिभुजों के प्रकार समाप्त होने के बाद अब हमारी बारी आती है कि अब हम लोग त्रिभुजों के कोणों के बारे में पढ़ें कि त्रिभुज के कोण कौन कौन से हैं, या कौन कौन से ऐसे एंगल होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं कि जब हमसे कभी कभी एग्जाम में को ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में हमको कि कोण पता करना होता है कि इसमें कौन से कोण बन रहे हैं या कौन से कोण नहीं, या इसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा कि, तो हमको कोणों का मान निकालना होता है। जब कोणों का मान निकालना होता है तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं। जब तक हमें ये नहीं मालूम चलेगा कि इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं, तब तक दोस्तों हम लोग क्या है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रही बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई समस्या तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, समस्या होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इतने बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से और स्टेप यानी हर पॉइंट को लेके पढ़ाया जा रहा है कि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी समस्या किसी भी जगह पे ना आए। चाहे जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो या पहले पढ़ चुका हो, उसको उसके सारे डाउट्स क्लियर हो। क्लियर है बात? ठीक, अच्छी बात है। अब हम लोग फिर शुरू करें, बढ़ा जाए आगे। कोणों के प्रकार देखते हैं कि कितने तरीके के कोण होते हैं और वो कोण कैसे कैसे बनते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग अपनी पूरक या अनुपूरक कोण। ठीक, कौन सी हेडिंग डालेंगे आप सबसे पहले? पूरक या अनुपूरक, या इसी को कोटिपूरक भी कहता है। क्या कहता है? कोटिपूरक कोण। क्लियर? यानी जो हमने पहले कोण की बात की है, तो पहला कोण हमारा है पूरक, अनुपूरक या कोटपूरक कोण। क्लियर हो गई बात? पूरक, अनुपूरक या कोटपूरक कोण। पूरक, अनुपूरक या कोटपूरक कोण कौन सा कोण होता है, ये अब हमको जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। पूरक या अनुपूरक या कोटपूरक कोण वो कोण होते हैं, ठीक, कौन से कोण होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 अंश हो। मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनिए फिर से। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वह कोण पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वो कोण पूरक और अनुपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हमने कहा ये एक
ये क्या है थीटा 1। अच्छा ये पूरा एंगल कितना होता है, कोण कितना होता है 90 डिग्री। ये पूरा कोण कितना होता है 90 डिग्री। अगर ये थीटा 1 है तो और हमने कहा ये कितना है थीटा 2, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। यही तो मैंने बोला, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वह कोण पूरक, कोट पूरक या अनपूरक कहलाता है। अब हमने यहाँ से कहा कि थीटा 2 का मान हो जाएगा 90 माइनस का थीटा 1। तो कौन से एंगल थे थीटा 1 कॉमा थीटा 2, ये दो कोण थे। तो इनको कैसे लिखेंगे थीटा 1 कॉमा 90 माइनस का थीटा 1, यानी वो दो कोण कौन से होंगे, एक थीटा 1 होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा 1 होगा। तो थीटा 1 90 माइनस थीटा 1 ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण, अनपूरक कोण, कोट पूरक कोण हैं। क्लियर हो गई बात। कौन से कोण है पूरक कोण, यानी जब दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो वो कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। अब देखिए आपने कहा कि एक कोण थीटा 1 है, दूसरा 90 माइनस थीटा 1 है। अगर हम इनको जोड़ दें तो ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 90 डिग्री, यानी दो कोणों का जोड़ कितना बना रहा है 90 अंश बना रहा है। तो वह कोण एक दूसरे के पूरक कोण, कोट पूरक कोण और अनपूरक कोण होंगे। क्लियर है यहाँ तक में, किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे फिर। तो यानी आपको पूरक, अनपूरक, कोट पूरक कोण क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग दूसरे कोण के बारे में जानेंगे कि वो भाई कौन सा कोण होता है। तो दूसरा कोण कौन सा होता है, चलिए दूसरे कोण के बारे में जानते हैं। तो दूसरा कोण जो है समपूरक कोण। क्या होता है समपूरक कोण। दूसरा कोण जो है आपका वो है समपूरक कोण। दूसरा कोण कौन सा है समपूरक कोण। ठीक, यानी दूसरा कोण आपका कौन सा है समपूरक कोण। एक अभी आपने क्या पढ़ा पूरक, कोट पूरक, अनपूरक। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं समपूरक कोण। तो समपूरक कोण के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये हमने कहा कि ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है और ये पूरा एंगल कितना होता है 180। क्लियर। तो हमने कहा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो थीटा 2 बराबर 180 माइनस का थीटा 1। तो यहाँ से हमने जाना कि एक एंगल है थीटा 1, दूसरा एंगल है 180 माइनस थीटा 1, दो कोण। तो दोनों कोण निकल आए, एक थीटा 1 दूसरा 180 माइनस थीटा 1। अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं प्लस थीटा 1 तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा 180 डिग्री। तो दो कोणों का जोड़ जब 180 अंश बनता है तो वह एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। क्लियर है बात। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तक अब उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको किसी को भी किसी भी पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने यहाँ से पूरक कोण, अनपूरक, कोट पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में जाना कि पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तीसरा कोण कौन सा आप जानेंगे
सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गई बात? ठीक। तीसरा कोण आपका कौन सा है? सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। पहला आपने क्या जाना? पूरक, अनपूरक, कोटपूरक कोण। दूसरा आपने सम्मुख कोण। अब तीसरा संपूरक कोण, दूसरा संपूरक कोण और तीसरा सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। अब सम्मुख या शीर्षाभिमुख, सम्मुख का मतलब देखिए नाम से ही पता चल रहा, सम्मुख यानी जो हमारे मुंह के सामने हो, यानी आमने सामने जब कोई हो तो वहां पर कौन सा कोण बना रहा होगा? सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख का मतलब शीर्ष के मुख, दो शीर्ष के मुख जिसके आपस में मिल रहे हो तो वहां पर कौन सा होगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो अब इसमें क्या होगा? दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु पर, मैंने क्या कहा? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें और उस बिंदु पर विपरीत बने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं एवं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्लियर हुई बात? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और उनके आमने सामने बने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वह कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? हमने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है? 4। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के और कोण 2 बराबर है कोण 4 के। कोण 1 बराबर है कोण 3 के और कोण 2 बराबर है कोण 4 के। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से हम कहेंगे कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के, यानी ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। 2 और 4 ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण। ये बताइए यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है ये? ठीक। चलिए नेक्स्ट कोण। अब हम लोग चौथा कोण पढ़ेंगे, संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण पढ़ेंगे। चलिए संगत कोण के बारे में जानते हैं क्या होता है। चौथा मैंने कौन सा कहा आपसे? संगत कोण। चौथा कौन सा कोण पढ़ेंगे आप? संगत कोण। ठीक। चौथा कौन सा कोण है? संगत कोण। पहला कौन सा था? पूरक कोण। दूसरा संपूरक कोण। तीसरा सम्मुख कोण। चौथा संगत कोण। क्लियर? अब संगत कोण क्या होते हैं? दो समांतर रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एक तरफ बने हुए कोण संगत कोण कहलाते हैं। फिर से, दो समांतर रेखाओं को जब तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एक ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे ये कोण और ये कोण एक ही साइड बने, एक ही तरफ, तो ये कोण 1 है तो ये कोण 2 है। तो हमने कहा कोण 1 बराबर कोण 2, ये कौन से कोण हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, ये कौन से कोण हो जाएंगे? संगत कोण। इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण ये कोण। ठीक। यानी रेखा के जिस साइड का कोण लेंगे दूसरी रेखा के उसी साइड का कोण आप लेंगे, तभी वो आपस में संगत कोण बनेंगे। तो संगत कोण क्लियर है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है
तो उनके एक ही तरफ बने कोण आपस में संगत कोण कहलाते हैं। ठीक, चलिए, तो संगत कोण हो गया अब आपका। इसके बाद अब आप पढ़ेंगे एकांतर कोण। 4 नंबर हो गया था, कौन सा हो गया था? पूरक कोण, समपूरक कोण, सम्मुख कोण, संगत कोण। अब 5वां हम लोग पढ़ेंगे एकांतर कोण। 5वां कौन सा कोण होगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण, ये कौन सा कोण होगा? एकांतर कोण। क्लियर हो गई बात? 5वां नंबर कौन सा है? एकांतर। अब एकांतर नाम से ही मालूम चल रहा, एकांतर मतलब किसी एक कोने में हो और कोई दूसरे कोने पर हो, मतलब अंतर हो उनका। ठीक, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे और उनके एकांत कौन सा देखिए? जेड, ये ऐसे देखिए जेड, तो ये एकांतर, ये। ठीक, तो हमने कहा ये 1 और ये 2। क्लियर हो गई बात? तो हमने कहा कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्लियर हो गई बात? कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, यानी आपको जहां पर जेड बनता हुआ देखे तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 के। या आपको ऐसे भी अगर बनता हुआ दिखे ये, तो भी क्या होगा? कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। किससे? एकांतर कोण से। क्लियर हो गई बात? कि कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 3 बराबर कोण 4 के। यानी आपको जहां पर जेड दिखे, जहां पर, अब जेड में क्या होता है? दोनों लाइनें समांतर होती हैं, तो जहां पर आपको दोनों लाइनें समांतर दिखें और इस तरह से कोने में आपको एंगल बने दिखें, तो ये एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अब ये बताइए, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है भैया? ठीक, होनी भी नहीं चाहिए किसी को। अब इतने अच्छे, मतलब इतने आसान तरीके से आपको एंगल बताए जा रहे हैं, इतने आसान तरीके से आपको त्रिभुज पढ़ाए जा रहे हैं। अगर अब भी आपको कोई समस्या हो रही है तो फिर आप वीडियो को फिर से देखिए, आराम से देखिए, और मतलब उसकी स्पीड को स्लो कर लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें आराम से समझ में आए। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो हमने क्या जाना? एकांतर कोण के बारे में भी पढ़ लिया। अब जो कोण बचता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उस कोण के बारे में जानते हैं कि वो कोण कौन सा होगा। तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं? भैया होनी भी नहीं चाहिए समस्या। आपको एक एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, कतई मतलब ये नहीं किया जा रहा कि चलिए कि ठीक है फ्री में YouTube पर आके पढ़ाया जा रहा तो बस आ जाया जाए और कुछ भी पढ़ा के चले जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एकदम आपको क्लास की तरह ही हम यहाँ के पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर टाइम निकाल के एकदम क्लास की तरह ही पढ़ा रहे हैं। अब अगर आप यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे तो बताइए भैया कहाँ पढ़ेंगे जाके आप? ना आप क्लास में पढ़ेंगे, ना ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो आप ही जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब ये तो हम नहीं बताएंगे, नहीं तो आपको क्या भाई, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, चले। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहिष्कोण। कौन सा कोण? बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोण। ठीक, कौन सा कोण पढ़ेंगे? बहिष्कोण। ठीक, कौन सा कोण पढ़ेंगे? बहिष्कोण पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात कि कौन सा कोण पढ़ेंगे? अब हम लोग बहिष्कोण पढ़ेंगे। ठीक, तो आप अच्छा, ये कौन सा नंबर था? छठा नंबर है। कौन सा नंबर है? छठा नंबर है। यानी पहले पूरक कोण,
फिर सम्मुख कोण, संगत कोण, पहले रिपीट करिए, पहले पूरक कोण, फिर संपूरक कोण, फिर संगत कोण, फिर सम्मुख कोण, फिर एकांतर कोण, फिर अब बहिष्कोण पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा कोण? बहिष्कोण। अब चलिए बहिष्कोण के बारे में जानते हैं क्या। बहिष्कोण, बहिष से आपको ये आइडियल तो लग रहा है कि बहिष का मतलब क्या होता है? बाहर। कहते हैं ना किसी का बहिष्कार कर दिया गया, यानी उसको छोड़ दिया गया, यानी समाज से बाहर कर दिया गया, तो ये चीज़, तो यानी किसी को बहिष का मतलब क्या हो गया? बाहर। ठीक, तो बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण मैंने क्या कहा, लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, क्या पढ़ा आपने? बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब बहिष्कोण कौन सा है? कोण Z बराबर होगा कोण X प्लस कोण Y के। ये आपका कौन सा कोण हो जाएगा? बहिष्कोण। ये कौन सा कोण हो जाएगा? बहिष्कोण। और ये दोनों जो होंगे ये आपका बन जाएंगे अंतःकोण। ये दोनों क्या बन जाएंगे? अंतःकोण। ठीक, क्लियर हुआ? त्रिभुज से बाहर जो होगा वो बहिष्कोण, त्रिभुज के अंदर जो होंगे वो अंतःकोण। अब बहिष्कोण की परिभाषा क्या है कि बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि कोण Z बराबर कोण X पर कोण Y। ठीक, कि बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। बताइए यहां तक में किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत या किसी पॉइंट पे लग रहा है कि नहीं, फिर से हमको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने त्रिभुजों के प्रकार जान लिए, कोणों के प्रकार जान लिए कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोणों के प्रकार आपने जान लिया कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, यानी आपने त्रिभुजों के प्रकार पढ़ लिए, कोणों के भी प्रकार पढ़ लिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, और जो त्रिभुज पढ़ा है मैंने, त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन करने। ठीक, चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चनों को करेंगे। अब चलिए, अब हमने कहा कि कुछ केंद्र होते हैं, उन्हें भी हमें जानना है कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, केंद्र के बारे में जानना है। इनसे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जब तक इनकी भी नॉलेज नहीं होगी, इनके बारे में आप नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे और फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? आइए, तो सबसे पहले हम जानेंगे लंब केंद्र के बारे में। किसके बारे में? लंब केंद्र, कि लंब केंद्र क्या होता है। सबसे पहले लंब केंद्र। ठीक, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? लंब केंद्र। ठीक, लंब केंद्र कैसे बनता है, तो अब समझिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, मैंने क्या कहा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, किसी त्रिभुज के
शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु ही लंब केंद्र कहलाता है। वह बिंदु ही लंब केंद्र कहलाता है। क्लियर हो गया? किसी त्रिभुज के, लिख देते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, लीजिए शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। लंब केंद्र कहलाता है। क्लियर हो गई डिफिनेशन? किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो वह बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। क्लियर हो गई बात लंब केंद्र की? अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लंब केंद्र में? लंब केंद्र क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हम लंब डालेंगे और वो जो रेखाएं होंगी जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वो बिंदु क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, आइए लंब केंद्र के बाद अब आप पढ़ेंगे अंतः केंद्र। लंब केंद्र के बाद अब आप क्या पढ़ेंगे? अंतः केंद्र पढ़ेंगे। ठीक है, लंब केंद्र के बाद अब आप अंतः केंद्र पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? लंब केंद्र के बाद अब आप अंतः केंद्र पढ़ेंगे। तो अंतः केंद्र देखते हैं क्या होता है। अंतः केंद्र, क्लियर हो गई बात? अंतः केंद्र, अंतः केंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक, किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। वह बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। क्लियर हो गई बात? ये जिस त्रिभुज के कोणों के अर्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, लिख लिया जाए। जिस त्रिभुज के कोणों के अर्धक ठीक, जिस त्रिभुज के
जिस त्रिभुज के कोणों के अर्धक एक दूसरे को, जिस त्रिभुज के कोणों के अर्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं तो वह बिंदु अंतःकेंद्र कहलाता है। अंतःकेंद्र कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र कहलाता है। अब कभी भी आपसे पूछा जाए कि अंतःकेंद्र कैसे बनता है तो आप बोलेंगे, बस इतना बोलेंगे, कोणों के अर्धक से। कोणों के अर्धक से। किससे? कोणों के अर्धक, एंगल बाइसेक्ट। किससे? एंगल बाइसेक्ट। यानी अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि अंतःकेंद्र किससे बनता है तो आप कहेंगे कि अंतःकेंद्र जो है कोणों के अर्धक से बनता है। ठीक है, सिंपल से आपको क्या कहना, अंतःकेंद्र किससे बनता है? अंतःकेंद्र कोणों के अर्धक से बनता है। बस इतना याद रखना कि अंतःकेंद्र किससे बनता है? अंतःकेंद्र कोणों के अर्धक से बनता है। क्लियर है बात? ठीक। अब अंतःकेंद्र के बाद आपका आता है परिकेंद्र। क्या आता है? परिकेंद्र। कि भाई परिकेंद्र किससे बनता है ये देखना है। तो आपने लंब केंद्र पढ़ लिया, अंतःकेंद्र पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं आप लोग? परिकेंद्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परिकेंद्र। कि परिकेंद्र किससे बनता है। क्लियर हो गई बात? तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में परिकेंद्र पढ़ेंगे, केंद्रक पढ़ेंगे। ठीक है, सारे जो भी हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि परिकेंद्र क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रिका क्या होता है, मध्य केंद्र क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है। ये सारे केंद्र जो हैं अब हम लोग किसमें? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन करते वक्त आसानी रहे, आपको चीज़ें सोचना ना पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको बस फिर क्या है, कुछ नहीं, बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है, जिससे कि कम टाइम में क्वेश्चनों को निकाला जा सके और जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो एक बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ आपकी रहे, फिर आपको वहाँ पर कोई रोक ना सके। ये मतलब आपको करना है। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लोगों के पास शेयर करिए, मतलब फैला दो अपने दोस्तों में, जितने भी ग्रुप हैं आपके पास उन सब में मतलब शेयर करिए, जिससे कि हर कोई मतलब जाने। देखिए, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक ऐसे कोई नहीं जानता ना किसी को कि हाँ ये सर हैं या ये सर हैं जो मैथ पढ़ा रहे हैं और मुझे पढ़ने में मतलब सही लग रहा है, एक बार आप भी पढ़कर देखिए। तो जब तक हम नहीं कहेंगे तो मतलब कोई नहीं फिर होता है, क्योंकि इतने सारे मतलब बच्चों के पास होते हैं कि हम उनको ये नहीं पता किससे पढ़ना चाहिए, सही से कितना, जिसका नाम सुन लिए। तो जब तक आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको सही लग रहा है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए कि हाँ ये चैनल है, इस चैनल या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़िए तो चीज़ें अच्छी हैं और बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ये मतलब काम आप ही कर सकते हैं और आपको करना भी है। आपका सपोर्ट पूरी तरीके से होना चाहिए हमारे साथ भी, तो तभी चीज़ें और बेहतर मतलब रहेंगी। जब आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी मतलब रहेगा कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, तो चलिए कि बच्चों के लिए टाइम निकाल के एक मतलब डेली वीडियो शूट किया जाए, डेली वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, तो जिससे कि अच्छा रहे कि आपके पास भी नॉलेज पहुंचती रहे। वरना मैंने पहले ही कहा कि मेरे ऑफलाइन क्लासेस काफ़ी हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम टाइम निकाल के ज़रूर आते हैं कि आप अगर हमसे जुड़े हैं तो मतलब वो रिश्ता बना रहे, टूटने ना पाए। ये मतलब हमारी कोशिश है कि रिश्ता बना रहे, टूटे ना, और हमेशा हम लोग जुड़े रहें और आप जितनी जल्दी हो सके सेलेक्ट होके एक बेहतर लाइफ जिए। ठीक है दोस्तों,
तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परिकेंद्र और गुरुत्व केंद्र, केंद्रिका, माध्यिका, मध्य केंद्र के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी और होंगी, उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का की जितनी भी चीज़ें हमको चाहिए होगी थी वो हम जान चुके होंगे। फिर उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे काम करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ पर, उन्हें सॉल्व करेंगे। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, जय हिंद,